Hello students, welcome to lecture 2 of Living World. My name is Shubham Kaushik and I will teach you biology for 11th and 12th. So, पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक एक इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। उसमें हम लोगों ने लाइफ के प्रॉपर्टीज पढ़े, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो डाइवर्सिटी मीन्स कि कितनी तरीके के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है, ठीक है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है, कोई लैंड पे रहता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। किसी का स्किन पतला है, किसी का स्किन बहुत मोटा है, ठीक है। साइज सबका अलग अलग है, सबका रहने का तरीका अलग अलग है। कोई पेड़ पे रहता है, कोई जंगल में रहता है, ठीक है। कोई बर्ड है, कोई घोंसला अपना वो खुद बनाता है, कोई दूसरे के घोंसले में अंडे देता है। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। तो उस डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसमें डिस्कवरीज की हैं, उन्होंने इसको करेक्टराइज किया है। तो हम इसको कैसे पढ़े, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, एनसीईआरटी लेवल क्या पढ़नी है, नीट लेवल हमको इसमें क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो क्या है, सिंपल वर्ड हमको यहाँ पे बोलना है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिफर टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिफर टू, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें अर्थ पे मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे टाइप है, ठीक है। अभी तक हम उसमें से कुछ ही ढूंढ पाए, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अर्थ पे सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिए, ठीक है। हम रोज नए नए ऑर्गेनिज्म ढूंढ रहे हैं, तो कितने ढूंढे हैं, कितने होने चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हमको पढ़ते जाना है, इनको हमें नोट भी करना है नोटबुक में, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पे, फ्रॉम a current estimation approx 1.7 million species have been scientifically named and classified। अभी तक हम लोग 1.7 मिलियन स्पीशीज को ढूंढ चुके हैं और क्लासीफाई कर चुके हैं। These include nearly 1.2 मिलियन एनिमल्स, उन 1.7 में से 1.2 मिलियन एनिमल्स है और 0.5 मिलियन स्पीशीज प्लांट की, ठीक है। ये अभी तक हमने इतनी ढूंढी, इतना ऐसा नहीं कि इतने ही है, हमने इतने ढूंढे हैं। Among animals, insects form the largest group। एनिमल्स में पूछे सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा है इंसेक्ट्स, ठीक है। कितने स्पीशीज है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 10,25,000 स्पीशीज जो है सिर्फ इंसेक्ट है। ये नंबर नहीं, उनके स्पीशीज, उनके टाइप्स है इतने, तो ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग लिविंग स्पीशीज आर आउटकम ऑफ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। 3.5 बिलियन ईयर्स से जो है लाइफ अर्थ पे है, उसमें इवोल्यूशन होता गया और इतनी तरीके के ऑर्गेनिज्म अभी तक बने हैं। नियरली 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म आर डिस्कवर्ड एवरीवेयर। हर साल हम अर्थ पे 15,000 नए टाइप के ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद a clear understanding of this huge variety of organism can be studied by dividing these into smaller groups। अब सबको एक साथ हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हम क्या करना चाहेंगे कि उसको थोड़ा डिवाइड करना चाहेंगे, क्लासीफाई करनी चाहेंगे कि भाई पानी वालों को इधर रख दो, लैंड वालों को इधर रख दो, ठीक है। उसके बाद जो घास खाते हैं उनको एक तरफ रख दो, जो शिकार करके खाते हैं उनको एक तरफ रख दो। इस तरीके से कुछ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन से हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो पढ़ना, उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, इनको हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, है तो सब अर्थ पे ही, क्यों, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स अलग है, तो हम इनको क्लासीफाई करते। जब क्लासीफाई करते तो हम क्यों क्लासीफाई करते हैं, कि हम उसे इजीली समझ सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। सब इसी अर्थ पे रह रहे हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट हम उनको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखते हैं। उसके बाद द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स फॉलो सर्टेन रूल्स, ठीक है। अब किस बेसिस पे रखोगे,
ठीक है, अपने घर में भी अगर हम चीज़ों को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, भाई इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे। तो जो रूल्स के थ्रू क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल। ठीक है, तो डिवाइड करने का प्रोसेस को, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग डिवाइड करने को मेथड को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे उसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है एक पाई चार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब अराउंड 5 to 30 मिलियन स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की अभी हमारे अर्थ पे है। ठीक है, और हमने उनमें से कितना ढूंढा है, 1.7 मिलियन हम लोगों ने ढूंढा है और क्लासीफाई किया है, जो कि बनता है अराउंड 13%। तो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें से सिर्फ हमने अभी 13%, 13% ही ढूंढा है। तो बाकी का भी 87% ढूंढना बाकी है। तो जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे, जो बायोलॉजी लेके आगे इस फील्ड में आगे जाएंगे वही ढूंढने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले नहीं ढूंढने वाले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है इसमें आगे। ठीक है, बहुत सारे फील्ड है जो आपको मैं ओरिएंटेशन लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद भी आप रिसर्च फील्ड में जाके जो ढूंढे हुए हैं उन पे भी रिसर्च कर सकते हैं और नया भी ढूंढ सकते हैं। जो ढूंढ लिए उनके बारे में भी अभी सब कुछ पता नहीं चला है। अभी हमको अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता नहीं चला है, दूसरा तो छोड़िए। ठीक है, तो रिसर्च के लिए जो है अनलिमिटेड स्कोप है, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि यहाँ के बाद रिसर्च बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस पाई चार्ट में अगर हम देखें तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 1.2 मिलियन एनिमल्स डिस्कवर किए हमने अब तक और 0.5 मिलियन प्लांट्स। ठीक है, अब 1.2 मिलियंस में भी अगर हम देखें तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो इंसेक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा है, हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिशेस है। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियन। ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स में अगर हम देखें तो मैक्सिमम पोर्शन जो है एंजियोस्पर्म, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है। जिस भी प्लांट के ऊपर फ्लावर आता है वो एक एंजियोस्पर्म है। ठीक है, जिसके ऊपर फ्लावर नहीं आता वो एंजियोस्पर्म नहीं है। और फंजाई। ठीक है, तो ये दोनों मैक्सिमम, बाकी एल्गी, लाइकेंस, मॉस, फंड ये जो है थोड़े कम अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से लाइफ पूरे अर्थ पे फैली हुई है। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हम लोग इसमें। उसके बाद टेक्सोनॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसका नाम रखेंगे। ठीक है, अब नाम रखने का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोनू मोनू कुछ भी नाम रख दो। एक प्रॉपर तरीके से हमको नाम रखना पड़ेगा जिससे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में पढ़ने वाले लोग, अमेरिका में पढ़ने वाले लोग, जापान में पढ़ने वाले लोग, सब उसको एक ही नाम से बुलाएं। ठीक है, अगर हम होमो, जैसे हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, तो पूरी दुनिया में हमें होमो सेपियंस ही बोलते हैं। अगर कोई इंग्लैंड वाला और अमेरिका वाला कुछ और बोलने लगा तो बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। फिर इंडिया वाला अगर वहां जाके पढ़ेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा, वहां का आदमी यहाँ आता है तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म पूरी दुनिया में अगर एक ही नाम रखें, एक साइंटिफिक नेम रखें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम टेक्सोनॉमी को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी एंड ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। टेक्सोनॉमी जो है वो प्रिंसिपल्स बनाते हैं, प्रोसीजर बनाता है क्लासिफिकेशन का। टर्म जो है वो दिया एपी डे कैंडोले ने, ये टर्म जो है टेक्सोनॉमी इन साइंटिस्ट ने दिया। लीनियस इज कंसिडर एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, बहुत महान साइंटिस्ट था ये। ठीक है, इसने बहुत सारी डिस्कवरीज की है, बहुत सारे प्रिंसिपल दिए। इसका नाम जो है बायोलॉजी में हर चैप्टर में ऑलमोस्ट आएगा। ठीक है, तो इसका नाम कभी भूलना नहीं है, कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर है संता पाव। ठीक है, उसके बाद टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को हमको कैरेक्टराइज करना है, उसके हाथ पैर है या नहीं। स्नेक है, उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो उसको उस तरीके से कैरेक्टराइज करेंगे। उसके टीथ है या नहीं। ठीक है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट है, प्लांट में ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से हम कैरेक्टराइज करेंगे। फिर उसका हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके जो कैरेक्टर्स हमें मिले कि भाई इसके तो हाथ पैर नहीं है, हो सकता है ये रेप्टाइल हो। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के थ्रू नहीं है,
ये नहीं है वो नहीं, इस तरीके से हम करेक्टराइज करेंगे। फिर जब हमारा करेक्टराइजेशन हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन की, उसको पहचाने की किस ग्रुप में उसे हम रखें। ठीक है, उसके बाद हम उसका नाम रखेंगे। नाम रखने का क्या तरीका है वो हम लोग आगे इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और नाम रखने के बाद हम उसे क्लासिफाई करेंगे कि पर्टिकुलरली हम उसको किस ग्रुप में रखना चाहते हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर आती है, वो आती है सिस्टमेटिक, जो टेक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, सिस्टमेटिक मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कंसीडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। सिस्टमेटिक क्या करता है, दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढता है। जैसे अगर मैन, डॉग और मंकी, इनके बीच में रिलेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे कि मंकी और मैन के बीच में ज्यादा क्लोज रिलेशन है एज कंपेयर टू मैन एंड डॉग। ठीक है, वैसे ही मंकी, टाइगर और कैट, मंकी, टाइगर और कैट, इनके बीच में इंटर रिलेशन निकालना है तो कैट और टाइगर के बीच में इंटर रिलेशन ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। और टाइगर और डॉग के बीच या कैट या डॉग के बीच में इंटर रिलेशन कब मिलेगा, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके कितने पास है, कितना जुड़ा हुआ है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहाँ से वो आए हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक। ठीक है, तो सिस्टमेटिक भी बहुत जरूरी है हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, हम कैसे, हम लोग हो सकता है कि देखने में अलग हो बट उनका पूर्वज या उनका एंसेस्टर सेम हो, तो वो हम लोग ये सिस्टमेटिक्स में देखेंगे। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग सिस्टमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ बेसिक डिफरेंस दिए हुए हैं टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में। इसमें आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये चार चीजें इसमें हम करते हैं। ठीक है, डील्स द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग, इसमें क्या क्या है, कैरेक्टराइजेशन सेम, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, तो ये चार चीज तो सेम है सिस्टमेटिक्स में भी। पांचवा पॉइंट जो है वो एफिनिटी, दो चीजों के बीच में कितना एफिनिटी, कितने वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, बंदर और ह्यूमन देखने में तो सेम नहीं बट उनका इवोल्यूशन कहीं ना कहीं साथ साथ हुआ है, दोनों एक ही चीज से निकल के आए। ठीक है, यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी स्पीशीज। ठीक है, जो पर्टिकुलर यूनिट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा स्पीशीज। सिस्टमेटिक का यूनिट है पॉपुलेशन। ठीक है, दिस टर्म वाज गिवन बाय एपीडे कैंडोले और सिस्टमेटिक टर्म दिया लीनियस ने। इसमें जो है अलग अलग अल्फा, बीटा, गामा टेक्सोनॉमी जो है हम पढ़ते हैं, तो वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। न्यू सिस्टमेटिक एक होता है ओल्ड सिस्टमेटिक जो लीनियस ने दिया, और न्यू सिस्टमेटिक जो है वो दिया जूलियन हक्सले ने। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में। एक मेजर डिफरेंस जो हमें याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं, एफिनिटी की बात करते हैं, टेक्सोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें इन दोनों की कॉमन भी है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो बेसिक प्रोसेस ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो इन प्रोसेस के थ्रू टेक्सोनॉमी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब टेक्सोनॉमी की जो स्टडी हुई वो सबसे पहले स्टार्ट की लीनियस ने अपनी बुक के थ्रू, जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि लीनियस ने कौन सी बुक लिखी थी जिससे क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी की शुरुआत हुई। ठीक है, तो हमें याद रखना है सिस्टमा नेचुरे, जो कि 1735 में उसने रिलीज की थी। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन की। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एक्सटर्नली समझेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स उसके समझेंगे, उसके सेल के बारे में स्टडी करेंगे, उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में, और इकोलॉजी, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, किसके साथ रहता है। ठीक है, वो सारी चीजें जो है कैरेक्टराइजेशन में आ जाएगी। जब हम उसे कैरेक्टराइज कर लेंगे तब बात आएगी हमारी आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, जैसे आपको कोई बोले कि वहां पे मैंने एक ऑर्गेनिज्म देखा था, ठीक है, तो आप बोलोगे कैसा दिखता था। ठीक है, कि भाई उसके जो है आगे के पैर जो है छोटे थे और पीछे के पैर बड़े थे। ठीक है, उसका मुंह ऐसा था, ऐसा था। तो फिर आप उसको अपने दिमाग में जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि ये किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले कैरेक्टराइजेशन होगा, फिर आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे बेसिक हमने ऑर्गेनिजम्स को जो है इस तरीके से
क्लासीफाई किया हुआ है। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया को रखते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोकिस्टा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में बहुत सारे टाइप्स के हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज या फिर टेक्सा। तो एक कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सेम कैरेक्टर्स वालों को हम एक पर्टिकुलर टेक्सा, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। साइंटिफिक नेम हम कैसे रखेंगे, ठीक है। इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। एक ही नाम से वो सब जगह जाना जाए। जैसे मैंगो है, ठीक है। अब मैंगो को अगर आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो बोलते हैं आम, गुजरात महाराष्ट्र में बोलते हैं कैरी, साउथ में चले जाएंगे कुछ और बोलते होंगे, इंग्लैंड चले जाओ उनकी कॉमन लैंग्वेज में कुछ और बोलेंगे, न्यूजीलैंड चले जाओ, रशिया चले जाओ, वो कुछ और बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। तो सब साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि अपनी अपनी भाषा में जो बोलना है बोलो, बट साइंटिफिकल नेम जो है वो एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगनीफेरा इंडिका। तो ये सब जगह मैंगनीफेरा इंडिका अगर किसी को आप बोलोगे और उसने साइंस पढ़ी है तो वो पहचान जाएगा कि मैंगो की बात कर रहा है, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ तक हम लोग इस लेक्चर में स्टडी हम लोगों ने कर लिया। तो ये जो चारों चीजें हैं यहाँ पे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन जो है ज्यादा डिटेल में नहीं है, जितना हमने स्टडी किया उतना ही ज्यादा आने वाला नहीं है। तो बेसिक एनसीईआरटी में दिया है उसी में से क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पूरा डिटेल में जो है हमको दिया हुआ है, तो वो हमको नीट लेवल पे क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को खूब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। वो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रीवियस ईयर किस तरीके से सिलेबस आता है उसके बेसिस पे स्टडी करेंगे कि किसको हमें डिटेल में पढ़ना है, किसको हमको सिर्फ एक बेसिक लेवल एनसीईआरटी लेवल पढ़ना है। हमको एनसीईआरटी लेवल भी कवर करना है और हमको नीट लेवल भी कवर करना है। दोनों चीज़ों को लेकर हमें चलना है, बोर्ड में भी हम अच्छा कर पाए और नीट में भी हम अच्छा कर पाए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप लाइव क्लास में इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब जो है स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं, ठीक है। और क्या वो रूल्स एक कंट्री स्पेसिफिक होते हैं या इंटरनेशनल है, अगर इंटरनेशनल है तो कौन डिसाइड किया वो रूल्स, ठीक है। तो वो जो है हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। थर्ड लेक्चर हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे।